आंसर राइटिंग विथ मी, ठीक है। तो जिसमें 5-5 क्वेश्चन हर दिन हम राइट करेंगे, वो भी कौन से, जो कि मेंस में आ सकते हैं करंट अफेयर्स में जो थे वो, ठीक है। तो हम जुलाई की बात करेंगे, जुलाई में जो करंट अफेयर्स में थे 5 टॉपिक्स, जिसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडलाइन, डिस्कस द significance of guidelines. Guidelines for what? Guidelines for prevention of misleading advertisement, prevention of misleading advertisement and endorsement. For what? For misleading advertisement टू 2022। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का और 150 वर्ड्स का। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा क्यों गया, क्योंकि क्वेश्चन जो एक यहाँ पे मैं रेड से जो लिखूंगा वो क्यों पूछा गया, ब्लू से आंसर और ब्लैक से क्वेश्चन, ठीक है। सो रेड से क्यों इसका क्वेश्चन पूछा क्यों गया, पहले तो ये बताते हैं। ओके, तो ये पूछा क्यों गया, पहले तो टॉपिक जो है वो है द न्यू रूल्स फॉर व्हाट? टू कीप एडवर्टाइजमेंट इन चेक। रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली जो CCPA है, CCPA मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने क्या किया, उसने गाइडलाइंस रिलीज़ किए। गाइडलाइंस किस लिए रिलीज़ किए? टू प्रिवेंट फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, टू प्रिवेंट फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। देखो भाई, मैं सबको चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है वो न्यूज़ रिपोर्टर बनने के लिए नहीं है। तो न्यूज़ पढ़ के कुछ नहीं होगा, किसी को बता देने से न्यूज़ जाना बोल के, ये नहीं है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम है एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए। ब्यूरोक्रेट क्या करता है, जो चीज़ें हैं उसको समझता है और उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सुधारता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स को सुधारने में सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वही एक ब्यूरोक्रेट की सबसे बड़ी खूबी होती है। ओके, सो CCPA दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने क्या किया, गाइडलाइन रिलीज किए, किस लिए? टू प्रिवेंट, याद रखना, टू प्रिवेंट व्हाट? टू प्रिवेंट फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ओके, ठीक है। और उसके बाद जो मैं इस साइड लिखूंगा, ठीक है, लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड लिखूंगा सिलेबस में कहाँ पे ये मेंशनड है। सो सिलेबस में कहाँ पे मेंशनड है ये GS पेपर 2 में मेंशनड है, सॉरी, GS पेपर 2 में मेंशनड है ये, ठीक है। सिलेबस में ये GS पेपर 2 में मेंशन है, किस नाम से मेंशन है ये? स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अंदर ये पूछा जा सकता है। स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड, सिलेबस लेके बैठना भाई, हमेशा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो सिलेबस लेके बैठना, समझ रहे हो। ओके, सो स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ये GS पेपर 2 में मेंशन है ये सिलेबस। और भी एक चीज़ मेंशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज and intervention, government policies and intervention for development and, okay, development in what? Development in various region or various sector and issues arising out of their design and implementation.
ये सिलेबस वो एक आईना है जो हमको ये बताता है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देगा। एग्जामिनर के पास सिर्फ सिलेबस होता है, उसी को देख के वो क्वेश्चन बना देता है, उसको नहीं पता कि क्या पूछना है, उसको सिलेबस पता है कि सिलेबस है, सिलेबस के अंदर से पूछना है। ओके, सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, सिग्निफिकेंस बताना है, सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडलाइंस फॉर व्हाट, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और लिखा है एंडोर्समेंट। ये एंडोर्समेंट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडलाइंस आई है ना, इस गाइडलाइंस में बात की गई है, ऐसे नॉर्म्स की बात की गई है, एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंशनड है नॉर्म्स फॉर द सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, मतलब बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे विराट कोहली किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो चिप्स आता है उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है ना, थम्सअप का जो शाहरुख खान है, ये सॉरी सलमान खान करता है, तो ये सब जो है सेलिब्रिटीज़ हैं। तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के भी कुछ क्या है यहाँ पे नॉर्म्स लॉन्च किए हैं, रिलीज़ किए हैं, उसके बारे में यहाँ पे गाइडलाइंस आए हैं, किसके द्वारा, CCP, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। ओके, सो डिस्कस बोला याद रखना, यहाँ पे कीवर्ड भी है डिस्कस। डिस्कस का मतलब है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों बताने हैं और कंक्लूजन पे अराइव करना है अपने को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग व्हाट इज़ अ ट्रू एडवर्टाइजमेंट, एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। सो एन एडवर्टाइजमेंट इज डीम्ड टू बी नॉन मिसलीडिंग, मतलब एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि ट्रू लगे, उसमें क्या होना चाहिए। ओके, एडवर्टाइजमेंट इज डीम्ड टू बी नॉन मिसलीडिंग इफ इट कंटेन व्हाट, पहला इट कंटेन ट्रू एंड ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ट्रू, एक रफ बना रहा हूँ, ओके, ट्रू एंड ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन कंटेन करता है ये, to an honest representation of goods and does not exaggerate accuracy, truthfulness, scientific validity और practical usefulness और capability, मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करता वो क्या होता है, ट्रू एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ट्रू एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद पढ़ लेंगे। ओके, तो इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग दैट एन एडवर्टाइजमेंट इज डीम्ड टू बी नॉन मिसलीडिंग, इट डीम्ड टू बी नॉन मिसलीडिंग if it contain what, if it contain true and honest representation of goods and does not exaggerates the accuracy, does not exaggerates the accuracy, truthfulness, scientific validity or practical usefulness of और कैपेबिलिटीज़। अगर ये उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता है तभी हम क्या बोलेंगे, इसको एक गुड एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे। ओके, उसके बाद हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे। जब हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सिग्निफिकेंस पूछा है, और डिस्कस पूछा है, तो हमको सिग्निफिकेंस के साथ साथ उसके चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे और ब्रीफ में हम उसके वे फॉरवर्ड भी बता सकते हैं। ओके, सो चैलेंज सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, स्टार्टिंग विद सिग्निफिकेंस ऑफ, हमसे पूछा है ना सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडलाइंस, तो सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडलाइंस। ओके, तो सिग्निफिकेंस बता सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दिस न्यू गाइडलाइंस और न्यू एडवर्टाइजमेंट, क्या पूछा हमसे, सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू एडवर्टाइजमेंट और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ओके, गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट इट इज़ इन लाइन with the international standards, ओके। सेकेंड सिग्निफिकेंस बता सकते हैं कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है ना वो वेग नहीं है। ओके, सो क्लियर डेफिनेशन है, तो इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएंगे द स्कोप फॉर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन ने क्या बताया कि इनमें से बेहतर मतलब बेस्ट एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, नॉन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन बताया। ये नहीं बोला है कि जैसे क्या होता है एडवर्टाइजमेंट में क्या बताएंगे कि हाँ एडवर्टाइजमेंट में ये होना चाहिए, ये बता रहा है ये होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कम से कम इतना तो होना चाहिए। सो ये क्लियर डेफिनेशन बता रहा है, जो कि पहले लैक्यूना था, पहले लूप होल्स थे, उसको पहले के जो लोग थे ना वो क्या कर लेते थे, ओवरकम कर लेते थे, टैकल कर लेते थे उस प्रॉब्लम्स को, है ना, उसके लूप होल को क्या कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे। बट अब यह है क्लियर डेफिनेशन है तो उसको क्या करनी निकालेंगे, देयर आर लेस स्कोप फॉर एक्सप्लॉयटेशन। सो क्लियर डेफिनेशन और क्लियर डेफिनेशन reduces the
स्कोप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तीसरा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं दैट सेटिंग राइट द इंटेंशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो इंटेंशन था ना उसको राइट कर दिया। ओके, कैसे किया वो देखते हैं। क्योंकि जो अब एडवर्टाइजमेंट जो गाइडलाइंस नए हैं ना, वो नए गाइडलाइंस क्या बोल रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए दे मस्ट बी फ्रेम टू गेन द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है ना, वो कंज्यूमर का भरोसा को गेन करने के लिए होना चाहिए एंड नॉट टू अब्यूज़ द ट्रस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। इसलिए क्या हुआ है यहाँ पे भरोसा जीतने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा कौन बोला? न्यू गाइडलाइंस बोले। सो द न्यू गाइडलाइंस सेटिंग द इंटेंशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इट सेट व्हाट? इट सेट द इंटेंशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट एडवर्टाइजमेंट मस्ट फ्रेम टू गेन द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर। एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी फ्रेम टू गेन द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर। सो सेटिंग द इंटेंशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट पहला था। दूसरा था द एडवर्टाइजमेंट शुड बी इन द लाइन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड डेफिनेशन रिड्यूस द स्कोप एक्सप्लॉयटेशन। इट रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। 3 सिग्निफिकेंस हो गए। चौथा सिग्निफिकेंस, क्योंकि 150 वर्ड में है तो 2 पेज में ख़त्म करना है अपने को आंसर को। ओके, इट डिफेंड्स व्हाट? चाइल्ड हेल्थ एंड इंटरेस्ट। कैसे? देखो भाई, जैसे जो पोगो चैनल है, जो कार्टून चैनल है, इस चैनल पे जो अनहाइजीनिक फूड्स है ना, जो चिप्स के पैकेट हैं, जो बोले तो जो जंक फूड है, उनका एडवर्टाइजमेंट बैंड है। ठीक है ना, तो हम एक सब बोल सकते हैं ये नया बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई है चाइल्ड्स के इंटरेस्ट के लिए। कौन से नए एडवर्टाइजमेंट जो गाइडलाइंस आए हैं? सो इट डिफेंड्स चाइल्ड हेल्थ एंड इंटरेस्ट। यहाँ भी हम इसको थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट इट इम्पिंज अपॉन द राइट टू चूज, ओके, एज वेल एज राइट टू इन्फॉर्म्ड। ये हो गया, ये बता सकते हैं, है ना। ये बोल सकते हैं कि द न्यू गाइडलाइंस जो थे वो क्या किए, उन्होंने प्रोटेक्ट किया चिल्ड्रन फ्रॉम अनवारंटेड एडवर्टाइजमेंट। सो इट प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन फ्रॉम अनवारंटेड एडवर्टाइजमेंट। अनवारंटेड एडवर्टाइजमेंट का मतलब है ऐसे एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे देखो भाई जो भी ज़रूरत नहीं है वो वाला एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो कितना पॉइंट हो गए? 4 सिग्निफिकेंस के पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे। एंड ऑल्सो प्लंजेस लूप होल इन द लॉ। कुछ समय कहीं कहीं पे क्या थे, लैक्यूनास थे, उसको इसने फुलफिल किया, इसकी बात कर सकते हैं। बट ये हो गए, ठीक है। उसके बाद हमको बताने हैं, देखो डिस्कस, क्वेश्चन क्या पूछा? डिस्कस पूछा है ना, तो अपने को दोनों पार्ट बताने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंस तो बताना ही बताना है। वी हैव टू ऑल्सो टॉक अबाउट दी चैलेंजेस इन द न्यू गाइडलाइन एंड एडवर्टाइजमेंट। जो नई गाइडलाइन आई है ना, जो गाइडलाइन क्या आई है, देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, है ना, 2002 ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी चैलेंजेस क्या है, किसके? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के प्रिवेंशन जो गाइडलाइंस आए हैं उसके। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस विद द न्यू गाइडलाइन। ओके, तो चैलेंजेस, पहला पॉइंट बात करते हैं चैलेंजेस की। तो पहला चैलेंज में हम बात कर सकते हैं दैट दिस न्यू गाइडलाइन मे लीड टू जुडिशियल रिव्यू। कैसे? जुडिशियल रिव्यू कैसे? भाई देखो ऐसा हो सकता है, इनको चैलेंज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बात कर सकते हैं, दे कैन बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, है ना। कि क्यों बात कर सकते हैं? यहाँ पे देखो
उसको पहले लेता हूँ अंडर, अरे ओके, तो चैलेंज अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, क्योंकि यहाँ पे इनको बैन कर दिया जा रहा है ना, कार्टून नेटवर्क्स की जो एबिलिटी है कि वो अर्न कर सके, है ना, उनकी राइट इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है यार। कैसे रिवेन्यू अर्न करेगा, कोई और कर पा रहा है, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। सो इसलिए क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है ना, उन लोग कोर्ट में बार बार जा सकते हैं। तो ये हो गया पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है, सेकेंड चैलेंज इज अबाउट डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग व्हाट इज़ मिसलीडिंग क्लियरली, है ना। गलत क्या है ये, जैसे कि देखो ये बोल रहा है, ये जो, ठीक है पहले मैं लिख लेता हूँ, डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग व्हाट इज मिसलीडिंग क्लियरली। कैसे, क्योंकि देखो इसने बोला कि देखो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको उस चीज़ को नहीं एडवर्टाइज़ करना चाहिए जो मिसलीडिंग हो। तो सेलिब्रिटीज़ को कैसे पता चलेगा मिसलीडिंग क्या है। एग्जांपल के तौर पे बात करें, कोई सेलिब्रिटी है जो कि बॉर्नविटा का क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, बोल रहा है कि देखो बॉर्नविटा खाओगे तो आपके जो बच्चा है उसको आपको पोषण मिलेगा, वाइटामिन मिलेंगे, इसका ग्रोथ होगा, हाइट ग्रोथ होगा। तब उस सेलिब्रिटी को कहाँ पता है कि भाई इसमें सही में हाइट ग्रोथ होता है कि नहीं होता है, उसने देखा थोड़ी ना है उसको बैठ के कितना समय तक हाइट ग्रोथ होता है। सो यहाँ पे डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन व्हाट, डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग व्हाट इज मिसलीडिंग क्लियरली। ओके, सो ये बोला है कि सेलिब्रिटीज़ को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। तो मिसलीडिंग का मतलब क्या, कि समझा नहीं पाया यार। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। उसके बाद स्टेंड रेगुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलेशन पे दबाव पड़ेगा। हाउ भाई, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी साइज बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से जो CCPA है, दैट इज़ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी, सॉरी, उसमें क्या है, उसमें वैसे भी स्टाफ की कमी है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसके थोड़ा सा दिक्कत आएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो दिक्कत, स्टैंड रेगुलेशन। तो चैलेंजेस तो हो गए, है ना। हमारे यही बोल सकते थे, नीड फॉर कोऑपरेशन ऑफ एडवर्टाइजर्स, जो कि आपस में, क्योंकि एडवर्टाइजर्स को क्या करना चाहिए, आपस में क्या करना चाहिए, सो दे खुद से, है ना, सेल्फ रेगुलेट कर लें और कंप्लाई कर लें किसके साथ, गाइडलाइन के साथ, तो दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। सो ये चैलेंजेस को हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा ही बोल सकते हैं कि दी इम्प्लीमेंटेशन इज द की टू सक्सेस। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन जब अच्छे से होगा तभी इसका फ़ायदा है, वरना गाइडलाइन रिलीज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ। सो इम्प्लीमेंटेशन इज द की टू सक्सेस, इम्प्लीमेंटेशन इज द की टू सक्सेस। सो दिस आर द चैलेंजेस, ठीक है। मिसलीडिंग को क्लियरली डिफाइन नहीं किया, सेल्फ रेगुलेशन नहीं किया। सो की टू सक्सेस इज व्हाट, इम्प्लीमेंटेशन। अब कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड कैसे करेंगे, तो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट द चैलेंजेस इन दिस एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी ओवरकम, सो दैट बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, इट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। okay, by bringing more transparency and clarity in the way advertisement are being published, so the challenges must be tackled। यहाँ पे conclude कर सकते हैं है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं कि it will because it will protect, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं the challenges need to be tackled because this protect consumers interest through bringing in more transparency। तो आपने एथिकल इश्यूज़ के पॉइंट को भी यहाँ पे आपने मेंशन किया। ओके, बाय ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी इन वे और इन द वे एडवर्टाइजमेंट आर बीइंग पब्लिश्ड। इसीलिए तो क्या करना चाहिए इनको। सो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं
ओके, क्योंकि चैलेंजेस को क्या करना चाहिए, टैकल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं और क्लैरिटी ला रहे हैं। कौन? ये जो प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है ना, ये रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं वो। सो दिस कैन बी दी आंसर ओके फॉर दिस क्वेश्चन। टॉपिक देख लिया, सिलेबस देख लिया, आंसर देख लिया, अब इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए, बार बार प्रैक्टिस करके इसको दिमाग में रख लिया जाए, जिससे ये हमेशा एग्जामिनेशन में आए तो ऐसे लिख के आ जाएंगे। ओके, तो ऐसे तैयार किया जाता है टॉपिक को। पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा आपको। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फार्म लोन वीवर scheme are like what? Are like a band-aid. It is like a band-aid on a wound. It is the larger, और ऐसे बोल सकते हैं, it is the larger agrarian distress that demand urgent policy attention. Okay, it is the larger agrarian distress that demands urgent policy attention. ओके, एक स्टेटमेंट हमको दे दिया है, हमको क्या पूछा है इसके बाद? इन द लाइट ऑफ above statement, in the light of the above statement, in the light of the above statement, critically analyze the argument. Critically analyze the arguments for and against farm loan वीवर। ठीक है, क्रिटिकल एनालाइज द आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट ये बोला है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है फॉर एंड अगेंस्ट फार्म लोन वीवर। और पूछा है और स्टेटमेंट, व्हाट अल्टरनेट मेजर कैन यू सजेस्ट टू सॉल्व द फाइनेंशियल एग्रीगेरियन क्राइसिस? व्हाट अल्टरनेट measures can you suggest to solve the financial agrarian crisis? ओके, सो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स के अंदर अपने को आंसर देना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? फार्म लोन वीवर स्कीम आर लाइक अ बैंड एड ऑन अ वुंड. इट इज़ द लार्जर एग्रेरियन डिस्ट्रेस दैट डिमांड अर्जेंट पॉलिसी अटेंशन. एक स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद पूछा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट क्रिटिकली एनालाइज द आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट फार्म लोन वेवर. सिंपल सी बात है, हमको सिंपल सा बोल दिया है कि हमको फॉर एंड अगेंस्ट बताना है फार्म लोन वेवर के बारे में. ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब यही होता है, दोनों पक्ष अपने को लेने पड़ते हैं. उसके बाद क्या पूछा है? व्हाट अल्टरनेट मेजर कैन यू सजेस्ट टू सॉल्व द फाइनेंशियल एग्रेरियन क्राइसिस. मेजर सजेस्ट करने हैं अपने को. सो ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया? टॉपिक न्यूज़ में क्या था? टॉपिक न्यूज़ में क्या था? टॉपिक था न्यूज़ में फार्म लोन वीवर. ये टॉपिक है. अब सिलेबस में क्या मेंशन्ड है अपने पास? सिलेबस में किस टॉपिक से आया है? तो ये पेपर नंबर कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 3 में आता है ये. ठीक है,
और इसमें भी कौन सा, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। इंडियन इकोनॉमी एंड issues relating to planning, mobilization of resource, growth, development एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सिलेबस हो गया। या फिर दूसरा है इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, ठीक है ना, इसके अंदर भी ये पूछा जा सकता है। इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। तो ये दो अपने पास सिलेबस जीएस पेपर 3 में जो मेंशन्ड है, 2 पार्ट है, 2 पॉइंट्स हैं वहाँ पे। तो उनमें से पहला में भी आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, तो दोनों में से किसी में पूछा जा सकता है फार्म लोन वीवर के बारे में। तो क्वेश्चन में हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, बॉडी कैसे लिखेंगे और कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, उसकी एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट इज़ फार्म वेवर, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट इज़ फार्म वेवर, फार्म वेवर स्कीम के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम जब बॉडी की तरफ जाएंगे तो बॉडी में हम क्या मेंशन करेंगे, बॉडी में हम मेंशन करेंगे, हमको पूछा है ना फॉर एंड अगेंस्ट, तो व्हाट इज़ दी नीड फॉर फार्म वेवर, नीड की बात करेंगे। व्हाट आर द इशूज़ विद रेफरेंस टू फार्म वेवर, इशूज़ की बात करेंगे। तो ये हो गया इसका वाला यहाँ तक का पार्ट। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर्स, है ना, व्हाट आर द मेजर्स टू सजेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, हम मेजर्स की बात करेंगे जिससे हम क्या कर पाएँ, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद कंक्लूड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। 3 पार्ट में अपने को आंसर देना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग व्हाट इज़ फार्म वेवर। सो व्हाट इज़ फार्म लोन वेवर, फार्म लोन वेवर आर कस्टमाइज्ड स्कीम, फार्म लोन वेवर आर व्हाट, फार्म लोन वेवर आर कस्टमाइज्ड स्कीम, फार्म लोन वेवर आर कस्टमाइज्ड स्कीम अनाउंस बाय स्टेट टू हेल्प द फार्मर्स, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं फार्म लोन waivers, farm loan waivers are what, they are customized scheme, they are customized scheme announced by states to help the farmers। ओके, तो हम बता सकते हैं इट इज़ कस्टमाइज्ड स्कीम एंड इट विल अनाउंस बाय द स्टेट, कभी कभी सेंटर भी अनाउंस करती है बट स्टेट इज़ मेन। तो ये हो गया, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद जब बॉडी की तरफ बात करेंगे तो हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम बना सकते हैं कि कैसे, व्हाट आर द नीड फॉर लोन वीवर, क्योंकि मार्क्स 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़े 3 पेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। सो ऐसे हम बना सकते हैं व्हाट आर द नीड फॉर फार्म वेवर, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। व्हाट आर द नीड फॉर फार्म लोन फार्म लोन वेवर, तो इस तरह से हम बॉक्स बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बता सकते हैं इसके फ़ायदे नुकसान, ओके, इसकी नीड्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम बता सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले तो मैं लिखता हूँ फिर उसको डिफाइन करूँगा। इल कंसीव्ड पॉलिसी, ओके, इट इज़ अ नीड, वाई, बिकॉज ऑफ द इल कंसीव पॉलिसीज़। इल कंसीव पॉलिसीज़ का मतलब क्या समझते हैं, इल कंसीव पॉलिसीज़ का मतलब है क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या करती है, एफसीआई के द्वारा, है ना, जो एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना,
वो किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, सॉरी मेरा यहाँ पे मतलब है जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो जो फूड लेती है ना, वो कौन कौन सी फूड लेती है, बस राइस और वीट यही लेती है लोगों से। फिजिकल प्रोक्यूरमेंट जो फूड ग्रेन्स का होता है FCI के द्वारा, वो किसका किसका होता है, राइस और वीट का होता है। बाकी सब क्रॉप को छोड़ दिया, तो बाकी सब जब क्रॉप को छोड़ दिया तो खरीदेगा कौन, उन पर जो खर्चा आया उसको कौन करेगा। सो इल कंसीड पॉलिसी की वजह से क्या होता है, उनका जो लोन है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और इसी को दूर करने के लिए अपने क्या चाहिए, फार्म लोन वीवर चाहिए। ओके ओके, इन इल कंसीड पॉलिसी हो गया। एक और कारण है, ज़रूरत है हमको किसकी, फार्म लोन वीवर की, इट इज़ द रेन फेड एग्रीकल्चर। क्योंकि अपना जो 50% या मेन एक्चुअल डाटा की बात करें तो 52% जो पॉपुलेशन है, जो फार्म एरियाज़ हैं, वो एक किस पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, मानसून रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत है। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड है, अगर नहीं हुई तो दिक्कत हो जाता है। सो दे ट्रैप्ड इन दी डेट ट्रैप। उसके बाद रेन फेड एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नीड, एंड उसका तो बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट में बात करना है, पूरा एलेबोरेट नहीं करना अपने को। इनफॉर्मल, इतना एग्जामिनर समझ जाएगा, इनफॉर्मल क्रेडिट डिसबर्सल, इनफॉर्मल क्रेडिट डिसबर्सल, ये भी ऑल्सो कैसे, इनफॉर्मल क्रेडिट डिसबर्सल का मतलब है कि ज़्यादातर जो किसान हैं वो कर्ज किससे लेते हैं, मोस्ट ऑफ दी फार्मर्स टेक लोन्स फ्रॉम दी नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं वो, और साथ ही साथ एक्सप्लोरेटिव नेचर के भी होते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, इसलिए फार्म वीवर की जरूरत है कि वहाँ पे उसको एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत ज़्यादा फार्मर को। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नीड। उसके बाद हम और भी नीड्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज फार्मर सुसाइड, ओके, इट इज़ ऑल्सो नीड। यहाँ पे हम एक और चीज़ की बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है सरप्लस का, क्या प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस और कॉबवेब फिनोमिना, मतलब भाई किसी सीज़न में सब्जी का दाम, मतलब प्याज का दाम ज़्यादा है, तो लोग क्या सोचेंगे, हाँ हम भी प्याज उगाएंगे तो दाम क्या हो जाएगा, बढ़ा है तो हमारे पास अब फायदा मिलेगा। लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि भाई जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो डिमांड और सप्लाई पे चलती है, उनको इकोनॉमिक्स का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो उन लोग प्राइस को देख के उगाते हैं चीज़ों को। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ अगर प्याज हम सब उगा देंगे तो सबका साथ एक साथ प्राइस कम हो जाएगा। सो इट इज़ व्हाट वी कॉल द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस, और इससे वो जितना लिया रहता है कर्ज की उगाने के लिए, वो फंस जाता है उस कर्ज जाल में। सो द प्रॉब्लम ऑफ कॉबवेब फिनोमिना इसको हम बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ कॉबवेब फिनोमिना एंड सरप्लस। ये हो गया नीड्स। ठीक है, तो हमने नीड्स की बात कर ली, उसी बाद हम फॉर्म, मतलब उसी की फॉर्म में जैसे हमने चार्ट में बनाया। ठीक है, तो नीड्स की बात करनी है, तो हमने बोला ना यहाँ पे नीड्स की बात करेंगे, फिर इशूज़ की बात करेंगे। सो व्हाट आर द इशूज़ विद फार्म लोन वीवर, तो इशूज़ को हम ऐसे बता सकते हैं यहाँ पे, इशूज़। सो यहाँ पे हम इशूज़ को कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे इशूज़ को बता सकते हैं, सिंपल सा है अपने पास। सो इशूज़ में हम बात कर सकते हैं कि कैसे ये जो लोन वेवर है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को बताता है, और जो लैंडलेस है उनकी कोई बात ही नहीं करता, उनको कोई जब ये बोलता है जिसके पास 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है उसकी हम क्या करेंगे, कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन ये बोलता ही नहीं जिसका ज़मीन नहीं है उसको क्या करेंगे। सो इट टॉक्स अबाउट लोन वेवर क्या है, helps a minority and exclude landless। ओके, पहला इशू ये है। उसके बाद हम दूसरा इशू की बात कर सकते हैं, अबाउट दी रेप्यूटेशनल consequences। रेप्यूटेशनल कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे रेप्यूटेशनल कॉन्सिक्वेंस का मतलब है जो फ्री राइडर प्रॉब्लम होता है ना, फ्री राइडर प्रॉब्लम मतलब भाई अगर हमारे पास कोई भी बिना मतलब बिना फिजूल के वो लोन ले लेंगे, क्योंकि जानते हैं बाद में लोन वगैरह आएगा और हमारा जो कर्ज है वो माफ़ हो जाएगा। ठीक है,
रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंस की बात हो गई। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं दिस फार्म लेंडर, दिस फार्म वेवर इज़ नॉट एड्रेसिंग व्हाट, इट इज़ नॉट एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। दैट इज़ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने को प्रोडक्टिविटी में, है ना, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, हम लोग क्या कहिए ऐसा स्कीम बनाना चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट करे, है ना, और प्रोडक्टिविटी लाई एग्रीकल्चर में, है ना, इंक्रीज़ करे इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज़ करे प्रोडक्टिविटी को, ऐसा स्कीम लाना चाहिए। बट ये ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। दिस आर द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, है ना, प्रोडक्टिविटी इज द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, बट ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ, है ना, ये टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करता है। जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ओवरकम नहीं करता, जैसे कि डिप्लीटिंग वाटर टेबल, जो पानी का नीचे, जो पानी का स्रोत नीचे जा रहा है ना, लैंड होल्डिंग जो है बढ़ता जा रहा है, बहुत पहले लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन था, वो छोटा छोटा ज़मीन होते जा रहा है, इसको एड्रेस नहीं करता, है ना, इनपुट कॉस्ट जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसको ये एड्रेस नहीं करता, लोन वेवर, ठीक है, डिटेक्टिंग सॉइल कंडीशन, इसको एड्रेस नहीं करता, क्योंकि भाई देखो खेती क्यों ठीक से नहीं हो रही है, या फिर मिट्टी का जो क्वालिटी है वो कम हो रहा है, तो उस क्वालिटी को बढ़ाओ तब तो क्या होगा, मिट्टी की जो क्वालिटी बढ़ाओगे तब तो क्या खेती अच्छा होगा, फिर उनको लोन लेना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उनके जो इनपुट्स हैं उनके कॉस्ट को कम कर दो, जिससे इनपुट्स का कॉस्ट उनको ज़्यादा नहीं लगेगा तो लोन लेना ही नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, it provide temporary relief। ये हो गया इशू, ठीक है। इशू में और क्या बता सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं इशूज़ फॉर बैंक्स। कैसे इशूज़ है बैंक्स के लिए, भाई बैंक्स को अगर यहाँ पे जो इंक्रीज़ होगा ना, नंबर ऑफ इंक्रीज़, ओके, इंक्रीज़ जो हो जाएगा ना, एनपीए इंक्रीज़ हो जाएगा, किसके लिए, एनपीए इंक्रीज़ एनपीए फॉर बैंक्स, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं देंगे, जानते हैं कि बाद में आएगा लोन वेवर और हमको माफ़ कर देगा। सो दिस इज़ इशू विद बैंक्स ऑल्सो। हम बोल सकते हैं कि एक तरह से इशू है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे ये पैसा जो है वो किसका पैसा है भाई, कर्ज माफ़ पड़े तो किसका पैसा है, जो गवर्नमेंट जो किसी और चीज़ पे लगाने वाली थी वो किस पे लगा रही है, फिजूल खर्ची में लगा रही है ना, है ना। इट इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट बर्डन एंड इट लिमिट द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रोड बनाता तो उसमें रोड जो ट्रांसपोर्ट है उससे खर्चा बचता, तो लोग जल्दी जाकर ट्रांसपोर्ट करते, तो उससे इम्प्रूव होता अपने पास, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ होता उससे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, लोन वेवर कर दे रहे हैं। सो इट इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट। It increase fiscal deficit and interest burden। सो ये हो गया, है ना। और ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, लेकिन हाँ बोल भी सकते हैं कि जो ये है ना, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं पॉपुलिस्ट मेज़र है। पॉपुलिस्ट मेज़र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोग वोटर्स को लुभाने के लिए, ठीक है, इट इज़ अ पॉपुलिस्ट मेज़र, इसीलिए तो ये न्यूज़ में था। हाउ इट इज़ अ पॉपुलिस्ट मेज़र, बिकॉज इट इज़ अ टूल टू इन्फ्लुएंस वोटर, it is used as a tool to influence voters। सो हमको तो बोला था, एक पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर ली हमने, नीड्स की बात कर ली हमने, इशूज़ की बात कर ली, सो मेजर्स की बात करेंगे, है ना, टू एड्रेस फार्म लोन वेवर, ठीक है। सो मेजर्स की बात करते हैं अब यहाँ पे। सो द मेजर्स टू एड्रेस फार्म लोन वेवर, दो तरीके से मेज़र होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म मेज़र होता है, एक लॉन्ग टर्म मेज़र होता है। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट अच्छे से करते हुए हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म मेज़र्स होंगे एंड लॉन्ग टर्म मेज़र्स होंगे। शॉर्ट टर्म मेज़र्स में क्या आएगा, तो शॉर्ट टर्म मेज़र में हम बात कर सकते हैं अबाउट प्लेसिंग अ कैप। Placing a cap on what? Placing a cap on loan weaver।
कि एक लिमिट है कितना तक तुम लोन माफ़ कर सकते हो। किसी आदमी का 3 लाख लोन है तो 2 लाख तक हम सबका माफ़ कर देंगे, ऐसा बोल के हम शॉर्ट टर्म मेजर में इसको बना सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं लोन वेवर्स को, है ना। जो लोन्स है उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं कैसे, है ना। जैसे कि इसमें हम रिस्ट्रक्चरिंग लोन से बात करेंगे, रुको। रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स कैसे, जो बैंक्स हैं उनको बोल नहीं सकते, ऐसे बोलने के बजाय कि भाई देखो अब इनके इससे इनका लोन को हम तुमको पे करेंगे, ठीक है ना, ये बोलने के बजाय हमको जो फार्मर्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, उनके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो खुद जाके वो बैंक्स को लोन दे देंगे, ठीक है ना। तो जिससे जो बैंक का जो रिपे का प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट इम्प्रूविंग व्हाट, इम्प्रूविंग द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। सो हमारा जो टारगेट है कि हम इंश्योरेंस को कितना 80% तक ले जाएं, वो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट टर्म मेजर में वो इम्प्रूव करेगा। तो उससे क्या होगा, जो फार्म वेवर है ना, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। इसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में एग्जाम्पल दे सकते हैं अबाउट दी फसल बीमा योजना, ओके। और लॉन्ग टर्म में हम बात कर सकते हैं कैसे हम एड्रेस करें लोन वेवर के प्रॉब्लम को। मतलब समझो हम मेजर्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे मेजर, क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है ना, व्हाट आर अल्टरनेट मेजर यू कैन सजेस्ट टू सॉल्व द फाइनेंशियल एग्रीकल्चर क्राइसिस। फार्म लोन वेवर के अलावा भी हम बहुत सारे मेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या हो, हम लोग जो फार्म लोन वेवर की ज़रूरत ना पड़े, ओके, आगे के क्राइसिस को तब भी हम सॉल्व कर पाएँ। तो उसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेजर्स में हम बात कर सकते हैं अबाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जैसे कि हम जो सिर्फ एक ही चीज़ को उगाते हैं, है ना, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को उगा सकते हैं, है ना। एनिमल हस्बेंड्री भी साथ में कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, अपने पास जो क्रॉप है डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, एक अगर एक का नुकसान हो गया दूसरे का फ़ायदा हो जाएगा। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मेजर टू सॉल्व द एग्रीकल्चर फाइनेंशियल क्राइसिस। ऑल्सो वी कैन डू व्हाट, वी कैन इंटीग्रेट what, integration of agriculture and इंडस्ट्री, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ना, उसको मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हैं, जिससे वो भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फार्मर्स टू एंटरप्रेन्योर। फार्मर एंटरप्रेन्योर क्या बोलते हैं, फार्मर्स टू एग्रीप्रेन्योर्स, ठीक है ना। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि फार्मर्स होते हैं उसको बोलते हैं एग्रीप्रेन्योर्स, ओके, ठीक है। सो ये हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। सो दिस आर दी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स। और भी बहुत सारे हैं, लाइक लैंड कंसोलिडेशन है ना, कोऑपरेटिव फार्मिंग को हम आगे बढ़ा सकते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, जिससे हमको क्या हो, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं वो हम सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। सो अपने पास एक बेसिक हो गया, लेकिन हमने कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, कि कंक्लूजन के बिना आंसर क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने बात कर ली कि इसकी व्हाट इज़ फार्म लोन वेवर, नीड फॉर इट, इशूज़ विद रेफरेंस टू इट एंड अदर मेजर्स टू सॉल्व द फार्मर एग्रीकल्चर क्राइसिस, एंड लास्टली कंक्लूड करेंगे कैसे कंक्लूड करेंगे, बाय मेंशनिंग दैट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट स्टेट नीड टू डू व्हाट, स्टेट नीड टू अंडरटेक and sincerely implement long pending reforms in the agricultural sector with urgency, ओके। सो देन ओनली इट एक्ट एज अ बैंडेड ऑन, हमने तो बात कर ली। फिर इसी से क्या होगा अपने पास, है ना, एनहांस होगा फार्मर इनकम, एंड दैट लीड टू एनहांसमेंट ऑफ फार्मर इनकम
एंड देयर बाई GDP। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं।